हेलो। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोगों ने अभी तक देखा था कि कैसे मुगल अपने आप को डिक्लाइन की तरफ ले जाते हैं। ठीक है, तो अब हम जो इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो है कमिंग ऑफ यूरोपियंस। ठीक है, कैसे पोर्चुगीज आए, फिर डच आए, फिर ब्रिटिश आए, फिर डैनिश आए और फिर फ्रेंच आए, है ना। इसको हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और देख लेते हैं मुगल से रिलेटेड, और वो है उनका कॉजेज ऑफ डिक्लाइन, है ना। कॉजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ मुगल्स, है ना। ये भी कारण है कि क्यों भाई इतनी बड़ी, है ना, बोलते हैं एम्पायर, इतना बड़ा एम्पायर कैसे डिक्लाइन हो गया इतनी जल्दी। इतनी जल्दी नहीं हुआ, काफ़ी टाइम लगा, लेकिन फिर भी क्यों डिक्लाइन हो गया ऑफ मुगल्स, है ना। तो हमेशा हमें कारण जानना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ का। तो पहला कारण आप कहोगे, पहला कारण है पॉलिसीज ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब की जो रिजिड पॉलिसीज थी, है ना, वो फ्लेक्सिबल नहीं थे, बहुत रिजिड थे। रिलीजन के मामले में भी बहुत रिजिड थे, एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में भी बहुत रिजिड थे। थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए बादशाह में। ठीक है, तो यही इनकी जो पॉलिसीज थी, मंदिरों को तोड़ देना, ये वो, है ना, बहुत डिस्टर्ब हो गए थे सब। तो पहला कारण ये हो गया। दूसरा कारण, इसके बाद जो भी आए, औरंगजेब के बाद जो भी आए वो सब वीक थे। तो वीक सक्सेसर्स उनके पावर को, उनके एनर्जी को मेंटेन नहीं कर पाए। उनके जो भी सक्सेसर्स हैं, वीक सक्सेसर्स। ठीक है, ये एक कारण हो गया। और देखा होगा आपने कि जैसे ही औरंगजेब मरते, उनके पुत्र लड़ाई करना चालू कर देते हैं, है ना। मुअज्जम, आजम, है ना, आपने देखा था काम बख्श, अकबर तो पहले ही गए थे। तो और उससे पहले भी आप देखोगे कि सबको मार के ही गद्दी पे बैठे हैं। कोई ऐसा नहीं था कि लॉ ऑफ सक्सेशन को फॉलो नहीं किया किसी ने, है ना। तो हम कहेंगे कि लैक ऑफ लॉ ऑफ सक्सेशन, लैक ऑफ लॉ ऑफ सक्सेशन। अब ये लॉ ऑफ सक्सेशन क्या होता है? लॉ ऑफ सक्सेशन ये होता है कि कोई एक राजा है भाई, ए कोई राजा है, ठीक है, किंग है, ठीक है। उसने डिसाइड कर लिया कि भैया मेरा जो नेक्स्ट किंग होगा मेरे जाने के बाद वो बी होगा। ठीक है, तो ये डिसाइडेड है, उसमें कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। तो ये लॉ ऑफ सक्सेशन है कि इनका सन होगा या कोई एबल सन या फिर कोई एबल पर्सन, है ना। कोई भी एबल पर्सन होगा वो उसका नेक्स्ट किंग बन सकता है, जो डिसाइड होगा पहले से। लेकिन यहां पे क्या होता था, पता ही नहीं था कि कौन बनेगा अगला राजा, अगला बादशाह कौन बनेगा, भैया पता ही नहीं था। ठीक है, तो लैक ऑफ लॉ ऑफ सक्सेशन, कि पहले से पता नहीं था, मतभेद चालू हो गया। देखे थे आपने, बहुत सारा गुट बन गया था, है ना, ईरानी, तुरानी, अफगानी और हिंदुस्तानी का, है ना। जुल्फिकार खान, निजामुल मुल्क, सादत खान, है ना, सैयद ब्रदर्स, इन सबों ने क्या किया, डिशुम डिशुम किया और मिट्टी में मिला दिया, गुड़ गोबर कर दिया, है ना। तो लैक ऑफ सक्सेस, लॉ ऑफ सक्सेशन था एक कारण बहुत बड़ा। फिर कोर्ट फैक्शन, हमने अभी उसी को डिस्कस किया कि कोर्ट में जो फैक्शनिज्म हो गया था, है ना, गुटबंदी जिसको कहते हैं ना, कोर्ट फैक्शन होने के कारण ऐसा हुआ। ठीक है, कोर्ट में काफी फ्रिक्शन हो गया। और आखिरी कारण था एक्सटर्नल इन्वेजन, क्योंकि आपने देखा कि जो बाहर से आए थे, एक्सटर्नल इन्वेजन, नादिर शाह से लेके सब, अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह ने तो पूरा बोलते हैं कि एकदम खत्म ही कर दिया मुगल के रिस्पेक्ट को, है ना। उनका जो जो भी रिस्पेक्ट था इंडिया में उसको खत्म कर दिया, इतनी बुरी तरीके से बर्बाद किया दिल्ली में, है ना, नादिर शाह ने। तो ये कुछ मेन रीजंस है मुगल के डिक्लाइन का। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, जो कि हमारा टॉपिक क्या था, कमिंग ऑफ यूरोपियंस। कमिंग ऑफ यूरोपियंस कैसे इंडिया में पधारे। अब आपने एंशियंट हिस्ट्री पढ़ा है ना। एंशियंट हिस्ट्री में आपने देखा था कि मेगास्थिनी से लेके, है ना, सेल्यूकस निकेटर, है ना, अलेक्जेंडर, वो सब तो आते थे पहले से यूरोप से, या उस तरफ से, मेसोपोटामिया साइड से, है ना, ईस्टर्न यूरोप से, या हम कह सकते हैं वेस्टर्न एशिया से। और पहले भी ट्रेड था, आपने देखा है ग्रीक के साथ इंडियन का। तो हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि कमिंग ऑफ यूरोपियन, अभी जाके क्यों आए, ऐसा कुछ तो है नहीं। तो हम कमिंग ऑफ यूरोपियन इसलिए बोलते हैं कि उसका एक हिस्ट्री है। ठीक है, हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री को डिस्कस करने से पहले हम ये देख लेते कि कौन पहले आया कौन बाद में आया। ठीक है, तो सबसे पहले आए थे पोर्चुगीज। लेट मी चेंज द कलर, है ना, एक ही कलर में बोर हो जाता है।
इंसान। तो सबसे पहले आए पोर्चुगीज, ठीक है, सबसे पहले पोर्चुगीज आए। कहाँ से आए? पोर्तुगल से आए, पोर्चुगल से आए, है ना, पोर्चुगीज। उसके बाद आते हैं हमारे डच, ठीक है, उसके बाद डच आए थे। डच कहाँ से आते हैं? हॉलैंड के नाम से जाना जाता है उनके कंट्री को, या नेदरलैंड्स, नेदरलैंड्स, द नेदरलैंड्स उसको कहते हैं, NEA भी हटा सकते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे 200 साल तक, 190 साल तक जिन्होंने हम पे राज किया, ब्रिटिश। कहाँ से आए ब्रिटिश? इंग्लैंड से हैं ऑब्वियसली, है ना, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद आते हैं हमारे डेनिस, जो कि डेनमार्क से आए हुए थे, सबसे वीक, है ना, इनका कोई वजूद ही नहीं था, ये आए और गए। इंग्लिश को सब बेच दिया था, ब्रिटिशर्स को सब अपना जो भी संपत्ति यहाँ पे बनाया था, फैक्ट्री वैक्ट्री सब बेच के चले गया। और लास्ट में आते हैं हमारे फ्रेंच, ठीक है। तो मेन जो कंपटीशन आप देखोगे तो पोर्चुगीज ने स्टार्टिंग में किया था, है ना। ये कहाँ से आया? फ्रांस से आया। फ्रेंच कहाँ से आया? फ्रांस से ऑब्वियसली, ठीक है। तो ऐसे ऑर्डर है उनके आने का, ये उनका आने का ऑर्डर है। हम डेट भी लिख लेते हैं कौन से ईयर में वो लोग आए थे। तो आपको पता है पोर्चुगीज कब आए थे? 1498, है ना। सबसे पहले बार्थोलोमेव डाइज ने केप ऑफ गुड होप ढूंढा था, हम उसकी बात करेंगे हिस्ट्री में यहीं पे, इससे पहले। और उसके बाद, है ना, वास्को डिगामा आए थे इंडिया 1498 में, आप सबको पता है, ज़ेमोरिन ने उनका वेलकम किया था। उसके बाद आए थे हमारे डच। डच कब आए? 1602 में आए। 1602 में यहाँ पे पधारे, है ना, 1602 में यहाँ पे वो पधारे। ब्रिटिशर्स कब आए? उनकी कंपनी पहले बन गई थी लेकिन वो आए बाद में थे, और 1608 में यहाँ पे अराइव हुए, ठीक है, आए, पहुंचे, ऑलराइट। उसके बाद डेनिस कब आते हैं? तो वो 1616 में आते हैं, और जो फ्रेंच होते हैं वो 1664 में सबसे लास्ट में आते हैं, ठीक है। ये आने का क्रम है, इंडिया में पहुंचने का क्रम, ठीक है। एक और क्रम मैं डिस्कस करूंगा इसके बाद, कंपनी कैसे कैसे बना उनके कंट्री में, ठीक है, कि पोर्चुगल में पोर्चुगीज का जो कंपनी था वो कब बना, डच में कब बना, है ना, नेदरलैंड्स में, ब्रिटिश में कब बना, ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनाया गया था वहां पे इंग्लैंड में। तो उसका ऑर्डर थोड़ा सा डिफरेंट है इससे, ठीक है। तो कमिंग ऑफ यूरोपियंस मतलब इस ऑर्डर में वो लोग आते हैं, ठीक है। अब क्यों आते हैं, ये आने का मतलब क्या है यहाँ पे, है ना, तो अब हम वो डिस्कस करते हैं। तो आने का मतलब यहाँ पे सबसे पहले आप मैप को देखो, वर्ल्ड मैप में बनाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। ये है हमारा अफ्रीका, ठीक है, आपको पता है सऊदी अरेबिया यहाँ से लेके फिर हमारे यहाँ पे इंडिया, है ना, इस तरीके का कुछ मैप है, ठीक है। यहाँ पे है हमारा आइलैंड जहाँ से हमारे इंग्लिश वाले लोग आए थे, ठीक है। देखिए सबसे पहले पोर्चुगीज, देखिए क्या हुआ ना कि यहाँ पे आप एक प्लेस देखोगे, यहाँ पे एक पास है, ठीक है, यहाँ पे पास है एक प्लेस है जिसको बोलते हैं कॉन्स्टेंटिनोपल, कस्तंतुनिया, ऑलराइट। तो क्या हुआ कि लैंड रूट से बहुत पहले से ट्रेड हो रहा था इंडिया के साथ, है ना, यूरोपियंस आते थे यहाँ, इस रूट से इंडिया में ट्रेड करते थे, ठीक है, इंडिया में ट्रेड करते थे लैंड रूट से। और उस टाइम पे क्या हुआ, जो ग्रीक्स थे, जो क्रिश्चियन थे, आप देखोगे तो क्रिश्चियन के बेसिकली दो अंग थे, एक तो यूरोप में था अंग, ठीक है, यूरोप में कहाँ पे, क्रिश्चियन का यूरोप में अंग आप देखोगे तो एक यहाँ पे था इटली में, इस प्लेस पे, और एक टर्की में था, यहाँ पे उनका शासन था, ठीक है। क्रिश्चियन के दो पार्ट है, रोमन एम्पायर के दो पार्ट थे, एक वेस्टर्न पार्ट और एक ईस्टर्न पार्ट, एक एशिया में था एक यूरोप में था, ठीक है, इटली में। तो क्या हुआ कि ये जो एशिया वाला पार्ट है ना रोमन एम्पायर का, ये रोमन एम्पायर था, ठीक है। तो एशिया वाले पार्ट में अब रोमन एम्पायर जो क्रिश्चियन थे, है ना, जो क्रिश्चियन थे उनको भगा दिया गया, यहाँ के जो भी पढ़े लिखे लोग थे वो चले गए कहाँ, इस तरफ पलायन कर गए,
ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आ गए अब मुस्लिम्स, ठीक है, मुस्लिम्स यहाँ पे या इस्लामिक जो थे इन्वेडर्स यहाँ पे आ गया। तो अब ये जो पूरा एरिया था वो क्या बन गया? इस्लामिक बन गया। ये पूरा एरिया क्या बन गया? इस्लामिक। और ये जो एम्पायर बना वो बोलते हैं कि उस टाइम का सबसे बड़ा एम्पायर था। ये हिस्ट्री में आप देखेंगे तो सबसे बड़ा एक मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट एम्पायर, जिसको हम बोलते हैं ऑटोमन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर, ठीक है। ये था हमारा मुस्लिम, ठीक है, ये मुस्लिम्स थे। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे कॉन्स्टेंटिनोपल में अपना ब्लॉकेज कर दिया, ठीक है। बहुत ज़्यादा टैक्स, हैवी टैक्स वहाँ पे कलेक्ट करना चालू किया सबसे। तो कब सब क्या हो गए, तंग आ गए, तो लैंड रूट को सबने छोड़ दिया। अब सब में होड़ लगी कि भैया अब सी रूट से कैसे जाया जाए, है ना, इसको अवॉइड किया जाए, इसको भूल जाया जाए, कॉन्स्टेंटिनोपल को, है ना, कस्तंतुनिया को भूल जाए और हम सी रूट से पहुंच जाए इंडिया। तो बहुत सारे एक्सपेडिशंस हुए, है ना, बहुत सारे एक्सपेडिशंस हुए। यहाँ पे स्पेन, ये पोर्चुगीज हो गया, यहाँ पे स्पेनिश, है ना, ये सारी चीज़ें, यहाँ पे स्पेन हो गया, यहाँ पे पोर्चुगीज हो गया। तो वहीं से बहुत सारे सेल्स स्टार्ट हुए, एक्सपेडिशन स्टार्ट हुए, ठीक है। हेनरी द नेविगेटर बोलते हैं, उन्होंने, वहाँ के किंग थे, उन्होंने स्टार्ट किया था सब। तो उसी टाइम पे कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस वगैरह ने बहुत सारे एक्सपेडिशंस निकाले। क्रिस्टोफर कोलंबस गए यहाँ से, तो वो पहुँच गए अमेरिका में, दिशा भटक गया, उनको लगा कि यही है भैया इंडिया, है ना, लेकिन वो तो अमेरिका था, है ना। तो एक्चुअल में अमेरिका में नहीं पहुंचे थे, हवाई आइलैंड्स में पहुंचे थे। तो ये उन्होंने नाम इसका वेस्ट इंडीज पड़ गया, है ना, वेस्ट इंडीज, ठीक है। तो बोलते हैं कि कोलंबस ने क्या किया, अमेरिका की खोज कर ली, ठीक है। तो बहुत सारे सेल्स हुए थे उसी तरीके के, और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजें खोजी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है कि बार्थोलोमेव डाइज ने एक सी रूट यहां से एक्सपेडिशन पे गए और अफ्रीका के ये जो है ना, इस केप पे रुके। तो ये वाला जो रूट था यहां से लेकर यहां तक, है ना, इसको बोलते हैं केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप, ठीक है। तो इस केप पे पहुंचे बार्थोलोमेव डाइज जो पोर्चुगीज थे, ठीक है, और वो वापस हो गए। तो यहां वाला रूट उन्होंने ढूंढ लिया। फिर हमारे कोलंबस, वास्को डिगामा, वास्को डिगामा ने क्या किया, इसी रूट को फॉलो किया, ठीक है, केप ऑफ गुड होप पे गए, ओके, केप ऑफ गुड होप पे गए, और यहां से फिर उन्होंने एक्सपेडिशन लिया और पहुंच गए केरला के पॉइंट पे, ठीक है। कब? 1498 में, ठीक है। तो कहा जाता है कि इन्होंने सी रूट ढूंढा, यानी इंडिया की खोज हो गई। अरे इंडिया तो पहले से ही था, ट्रेड पहले से ही चल रहा था, उन लोगों ने सी रूट ढूंढा था इंडिया की तरफ का। समझ में आया? तो यह है आपकी कहानी की डिस्कवरी ऑफ इंडिया कहते हैं इसको, ठीक है। तो सबसे पहले कौन आए? पोर्चुगीज, वास्को डी गामा, वास्को डे गामा। तो हमारी कहानी यहां से स्टार्ट होती है, कमिंग ऑफ यूरोपियंस की, ठीक है। तो अब वो आते हैं यहाँ पे, उनका स्वागत किया जाता है केरला के कोस्ट पे, वो आए, है ना, कालीकट में। जेमोरियन ने उनका स्वागत किया यहाँ पे। किसने स्वागत किया? जेमोरियन ने स्वागत किया, जेमोरियन ने स्वागत किया। उन्होंने यहाँ से, वास्को डी गामा ने बहुत सारे स्पाइसेस, उस टाइम पे क्या, किसका ट्रेड होता था? स्पाइसेस का। तो बहुत सारे स्पाइसेस यहाँ से कलेक्ट करके वो चले गए वापस अपने कंट्री, और यूरोप में जाके उनको बहुत प्रॉफिट हुआ। कहते हैं कि 60% उनको, सॉरी नॉट 60%, कम बोल दिया मैंने, 60 टाइम्स प्रॉफिट हुआ, 60 टाइम्स प्रॉफिट हुआ था, ओके। अब यूरोप में ये खबर आग की तरह फैल गई कि भैया यहाँ तो भैया बहुत प्रॉफिट होता है, तो अब चलो इंडिया। तो यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है हमारे कमिंग ऑफ यूरोपियंस में। सबसे पहले जो आने वाले हैं वो है यानी पोर्चुगीज। लेकिन पोर्चुगीज को देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कुछ डिस्कवरीज जो हुई थी, इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज, और किन्होंने उसको डिस्कवर किया था, उसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। तो अमेरिका का जो डिस्कवरी हुआ था, अमेरिका, वो कहते हैं कि क्रिस्टोफर कोलंबस वहां गए थे। क्रिस्टोफर कोलंबस को श्रेय दिया जाता है अमेरिका के डिस्कवरी के ऊपर, कोलंबस को श्रेय दिया जाता है। 1492 में ये काम उन्होंने किया था, ठीक है, अमेरिका। फिर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का खोज
कहा जाए तो जेम्स कुक ने किया था, जेम्स कुक ने किया था, और टाइम था 1770। ठीक है। और कहा जाता है कि इंडिया का खोज, जो जिसकी कहानी मैंने आपको जस्ट बताई, वास्को डी गामा, वास्को डी गामा, ईयर आपको पता ही है 1498, है ना। और न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड की खोज एबल तस्मान, एबल तस्मान को दिया जाता है 1642 में इन्होंने खोज किया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, बट दिमाग में रखना कि कैसे क्या हुआ। ओके, अब हम लोग चलते हैं हमारे पहले यूरोपियंस पे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो हमने डिस्कस किया था पहले, इससे पहले क्या, कौन कौन से यूरोपियंस आए। तो सबसे पहले पोर्चुगीज आए, फिर डच आए, ब्रिटिश, डैनिश एंड देन फ्रेंच। ठीक है, लेकिन कंपनीज कैसे कैसे बनी, कंपनीज कैसे कैसे बनी, कहां पे, यूरोप में। तो कंपनी का जो ऑर्डर है वो थोड़ा सा चेंज है। पोर्चुगीज की कंपनी सबसे पहले बनी, है ना, फॉर्मेशन सबसे पहले हुआ। उसके बाद फॉर्मेशन होता है हमारे ब्रिटिश का। ठीक है, फॉर्मेशन की ही बात करें तो सबसे पहले पोर्चुगीज आते हैं, क्योंकि उनको तो बहुत पहले उन्होंने कर लिया था। पोर्चुगीज की कंपनी सबसे पहले फॉर्म हुई थी 1498 में, आप मान लो। फिर जो कंपनी हुई थी फॉर्म, वो हुई थी ब्रिटिश की, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो जिनका नाम कुछ और था, मर्चेंट्स ऑफ लंदन करके नाम था। और ये जो फॉर्म हुआ था ये 1599 के दिसंबर में ही हो गया था, फॉर्मेशन इसका पहले ही हो गया था। और 1600 में, है ना, 31 दिसंबर को क्वीन ने इसको परमिट दिया था ट्रेड का। ठीक है, तो फॉर्मेशन इसका पहले 1599 में ही हो गया था। ठीक है, तो ये फॉर्मेशन का है। और इसके बाद फॉर्म हुआ था डच कंपनी, ठीक है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में। ठीक है, और उसके बाद ये सेम ऑर्डर है। फिर डैनिश फॉर्म हुए थे, ठीक है, डैनिश 1616 में, और फिर फ्रेंच सेम ईयर 1664। ठीक है, तो ये है आपका फॉर्मेशन का ऑर्डर। किसका ऑर्डर है ये फॉर्मेशन का ऑर्डर है। कब इनका फॉर्मेशन हुआ था, इनकी अपने अपने कंट्री में। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ फॉर्मेशन। और ये है कमिंग, कब वो आए। आई होप ये क्लियर है आप सबको। ओके, तो अब हम चलते हैं सबसे पहले आने वाले लोगों पे, जो थे पोर्चुगीज। पोर्चुगीज, ठीक है, पोर्चुगीज पहले स्थान पे। तो आपको पता है पोर्चुगीज की कहानी कि सबसे पहले कौन आए थे, फर्स्ट पोर्चुगीज ट्रैवलर। तो पहले थे हमारे वास्को डे गामा। वास्को डे गामा, आपको पता है कि कालीकत के बंदरगाह पे 1498 में वो आए। जैमोरिन ने उनका स्वागत किया, है ना। किसने स्वागत किया, जैमोरिन ने। जैमोरिन ने उनका वेलकम किया, वेलकम वास्को डी गामा। ठीक है, वास्को डी गामा का वेलकम किया। अब वो जो आए थे ना, उनके शिप पे एक नेविगेटर था जो गुजरात का था। ठीक है, वास्को डी गामा के शिप पे एक नेविगेटर का मतलब क्या होता है, जो दिशा दिखाता है। ठीक है, तो एक्चुअल में वो गुजराती था। ठीक है, और उसका नाम जो था वो था अब्दुल मानिक। ठीक है, गुजराती नेविगेटर और गुजराती गाइड, गुजराती गाइड जो था अब्दुल मानिक। ठीक है, इसके साथ आता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने की जरूरत है। ठीक है, उसके बाद कहानी आपको पता है कि स्पाइसेस इसने खरीदा, गया यूरोप और इसको मिली 60 टाइम्स की प्रॉफिट। ठीक है, 1499 में वो गए। फिर हमारी बारी आती है कि सेकंड वाले कौन थे, सेकंड नंबर पे कौन आए पोर्चुगीज, है ना। तो सेकंड नंबर पे आने वाले थे हमारे पेट्रोस कैब्राल। ठीक है, पेट्रोस कैब्राल आए थे 1500 में। दूसरे पोर्चुगीज इंडिया में आने वाले। ठीक है, वही सेम चीज सेटअप देखने के लिए आए थे कि कैसे हम ट्रेड करेंगे एंड सो ऑन, वो सब देखने के लिए वो आए हुए थे। ठीक है, सेकंड ट्रैवलर। फिर थर्ड ट्रैवलर कौन थे,
तो थर्ड ट्रैवलर भी वास्को डी गामा ही थे, यानी दूसरी बार वो आए थे। एक्चुअल में 3 बार आए थे, तीसरी बार तो यहीं पे वो चल बसे, ठीक है। अब वो आए थे 1502 में फिर से, ठीक है, इस बार कंपनी को अच्छे से स्टैब्लिश करने के लिए। ऑलराइट, और 1502 में आके सबसे पहला फर्स्ट फैक्ट्री, है ना, ये याद रखना बहुत जरूरी है, फर्स्ट फैक्ट्री स्टैब्लिश हुआ, ठीक है। फर्स्ट फैक्ट्री इनका स्टैब्लिश हुआ कहां पे? कोचिन में। इनका फर्स्ट फैक्ट्री स्टैब्लिश हुआ कोचिन में 1503 में, ठीक है। कोचिन केरला में इनका पहला फैक्ट्री स्टैब्लिश हुआ, और इसी टाइम पे इनके फर्स्ट वाइसरो आए, ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, जिनका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। तो अब हम बात करेंगे वाइसरोज की। तो सिंपल है, पोर्चुगीज आए 1498 में, वास्को डी गामा, फिर पेड्रो कैब्रल, फिर वास्को डी गामा दोबारा से आए, फर्स्ट फैक्ट्री स्टैब्लिश हुआ कोचिन में 1503 में, खत्म। अब्दुल मानिक गुजराती गाइड था, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से वाइसरो आए, ठीक है, तो उसको एक ही हेड में हम देख लेंगे। तो इनके पोर्चुगीज में जो वाइसरॉयज हैं, इंपॉर्टेंट वाइसरॉयज, वो 3 ही हैं, ठीक है, जो आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट वाइसरॉयज, इंपॉर्टेंट वाइसरॉयज या गवर्नर्स आप कह सकते हो, गवर्नर्स ऑफ पोर्चुगीज, ठीक है। तो 3 है। पहले फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ठीक है, पहले हमारे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ठीक है। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ये पहले गवर्नर थे पोर्चुगीज के, ठीक है। इनका जो काल है वो 1503 से लेकर 1509 तक समझ सकते हैं, ठीक है, 1509 तक। उसके बाद सेकेंड वाले जो है वो, उनको कहा जाता है कि रियल फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज इन इंडिया, ठीक है, आप ऐसे मान सकते हो, और उनका नाम था अल्बुकर्क, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ठीक है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ठीक है। ये इनको कहा जाता है, जैसे मैंने कहा कि फाउंडिंग फादर ऑफ पोर्चुगीज एम्पायर इन इंडिया, ठीक है, रियल फाउंडर इनको कहा जाता है। इनका जो काल है वो इनके बाद ही है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के बाद, 1509 से लेकर 1515 तक, ठीक है। फैक्चुअल चीजें हैं, ठीक है, फैक्चुअल चीजें हैं। और इसके बाद नूना द कूना, नाम भी अजीब है ना, नूना द कूना। इनका काल आपको याद रखने की जरूरत है। काल नहीं, ये थर्ड वाले इंपॉर्टेंट थे, ऐसे याद रखना है, थर्ड इंपॉर्टेंट थे। इसके बीच में भी थे बहुत सारे, लेकिन इंपॉर्टेंट ये 3 ही है, ठीक है। अब इन तीनों ने क्या क्या काम किया उसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। इन्हीं के अंडर में हम देख लेते हैं कि उन लोगों ने क्या क्या काम किया, सॉरी, है ना, इंपॉर्टेंट काम इन लोगों का क्या क्या था इनके काल में, उसको हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है, यहीं पे। तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा सबसे पहले तो इन्होंने अटैक किया, ठीक है। इनका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखने की जरूरत है, वो है ब्लू वाटर पॉलिसी, इनकी ब्लू वाटर पॉलिसी। जो पोर्चुगीज थे ना, वो सेलिंग बहुत अच्छा करते थे, सेलिंग इन द सेंस कि उनका शिप वगैरह बहुत अच्छा था, ठीक है। तो उनका जो नेवल पावर था बहुत स्ट्रांग था, ठीक है। तो एक टाइम था इंडिया में जो अरेबियन सी है, आपको दिखाते हैं वापस, ये जो रीजन है इंडिया में, ये जो रीजन आप देख रहे हो, अरेबियन सी का रीजन या इंडियन ओशन का रीजन, यहां पे फुल कंट्रोल था किसका? पोर्चुगीज का। पोर्चुगीज का फुल कंट्रोल हो गया यहाँ पे, ठीक है। और वहां पे जो भी शिप आएगा जाएगा तो इनके परमिशन से ही आएगा जाएगा, है ना, बहुत बड़ी बात है। तो इसी पॉलिसी को ब्लू वाटर पॉलिसी कहते थे। बिना परमिट के कोई नहीं जा सकता, अगर जाएगा तो उसको लूटपाट करके खत्म कर दिया जाएगा वहीं पे, ठीक है। तो ब्लू वाटर पॉलिसी इन्होंने लाया, है ना। कार्टेज सिस्टम भी लाया था इन्होंने, है ना, इन्हीं के टाइम से स्टार्ट हुआ कार्टेज सिस्टम, देखेंगे कार्टेज सिस्टम। अकबर द ग्रेट हम बोलते हैं ना, जो
अकबर द ग्रेट, उन्होंने भी कार्टेज लेके गए थे, है ना, परमिट लेके, और अपना शिप दौड़ाया था वहाँ पे, इनसे परमिट लिया था। ठीक है, तो कार्टेज सिस्टम हो गया एक बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम, दोनों रिलेटेड है। दोनों किससे रिलेटेड है? नेवल पावर से। नेवल पावर यानी अरेबियन सी में या इंडियन ओशन में नेवल पावर इनका बहुत तगड़ा था। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है जो इन्होंने किया वो था बैटल ऑफ चौला या चौल, बैटल ऑफ चौल। चौल 1508 में हुआ था। ठीक है, तो एक्चुअल में ये हार गए थे। जो गुजरात के उस टाइम पे थे ना गवर्नर, महमूद बेगड़ा, बेगड़ा। ठीक है, तो उनके साथ इनका बैटल हुआ था। ठीक है, वर्सेस गुजरात आप कह सकते हो। गुजरात में आप लिख लो महमूद बेगड़ा के साथ इनका कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, बैटल हुआ था। उसमें हार गए थे बेचारे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। उनका सन भी गया था काम से, उनके जो बेटे थे वो भी मारे गए थे उसमें। लेकिन वो फिर से वापस आए 1509 में, और इस बार बेगड़ा को तो हराया, साथ में सब जो अलायंस थे टर्की के, इजिप्ट के, है ना, गुजरात के, तीनों मिलके इनसे लड़े पोर्चुगीज से, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा से। लेकिन डी अल्मेडा ने इन लोगों को हरा दिया। ठीक है, 1509 में। ठीक है, 1509 में इन लोगों को हरा दिया, और उसके बाद ये क्या बने? सबसे मोस्ट पावरफुल फोर्स इन द इंडियन ओशन। उसके बाद इनको रोकने वाला कोई नहीं था इंडियन ओशन में। ठीक है, तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा में आप याद रखोगे ब्लू वाटर पॉलिसी, कार्टेज सिस्टम, ठीक है, नेवल पावर से रिलेटेड है। बैटल ऑफ चौल हुआ था गुजरात के साथ, उसमें हार गए थे लेकिन अगले ही साल जीत गए। और नेक्स्ट है हमारे, जिनको अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जिनको हम रियल क्या बोलते हैं, फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज एम्पायर, है ना, रियल फाउंडर इनको कहा जाता है पोर्चुगीज एम्पायर का, रियल फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज एम्पायर, पोर्चुगीज एम्पायर। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, जो इनको रियल फादर बोलने लगे, तो इन्होंने 1510 में गोवा को कैप्चर कर लिया था। गोवा वॉज कैप्चर्ड। ठीक है, इन्होंने गोवा को कैप्चर कर लिया। फिर उन्होंने एक्चुअल में ब्लू वाटर पॉलिसी को बैन कर दिया था, है ना, इन्होंने बैन कर दिया था ब्लू वाटर पॉलिसी को, क्योंकि इससे कुछ ज्यादा ही है, लूटपाट कुछ ज्यादा ही हो गया था उस टाइम पे। ठीक है, तो मिसयूज इसका बहुत ज्यादा होने लगा था, तो इन्होंने उसको बैन कर दिया था। ठीक है, फिर उसके बाद फैक्ट्री बनाया एट भटकल। ठीक है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है ये। ठीक है, इसमें कुछ लॉजिकल नहीं है। अच्छे रिलेशन बना के रखे थे उन्होंने, तो कृष्णदेव राय ने उनको परमिशन दे दिया कि वहां पे जाके भैया फैक्ट्री बना ली। देखिए, पोर्चुगीज जो इंडिया में आए थे ना, तो इनके दो पर्पस थे। ठीक है, पहला तो पर्पस था कि ट्रेड करना, ठीक है, और दूसरा पर्पस इनका था रिलीजन को आगे बढ़ाना, क्रिश्चियनिटी को आगे बढ़ाना। तो इन लोगों ने बहुत सारे कॉन्वेंट स्कूल जो होते हैं ना, क्रिश्चियन के अभी भी होते हैं बहुत सारे, तो वो वाले स्कूल स्टार्ट किए। सबको बोला कि क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाओ। और दूसरी चीज, कॉलोनीज बनाना स्टार्ट किया इन्होंने, कॉलोनीज ऑफ पोर्चुगीज, कि उन्होंने कहा कि वहां के जो मेल है, पोर्चुगीज जो मेल है, वो आए और इंडियन वुमेन से विवाह करें और उनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दें, है ना। तो बहुत सारे कॉलोनीज इन्होंने बनाया। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इनका याद आपको रखना है कि इन्होंने सती को बैन किया था साउथ इंडिया में, है ना, अपने रीजन में ही बैंड सती। तो सबसे पहले सती बैन करने वाले कौन थे? अल्फांसो डी अल्बुकर्क थे। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें उन्होंने की, इसलिए इनको द रियल फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज एम्पायर कहा जाता है इंडिया में। ठीक है, और फाइनली हम आते हैं हमारे नूना द कूना। तो इन्होंने क्या किया, वही एक्सपेंशन किया, है ना, एक्सपेंशन इनका देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट है ना। अभी देखिए, आपको मैप पे ले चलते हैं दोबारा से। तो मैप पे आप देखोगे कि अरेबियन सी में इनका जो पावर है वो बहुत ज्यादा था उस टाइम पे, अल्बुकर्क के टाइम तक। इन्होंने क्या किया, नूना द कूना ने, ये जो ईस्टर्न कोस्ट है ना, यहां ये भी मजबूत कर दिया, ईस्टर्न कोस्ट पे भी अपने पावर को बढ़ाया। ठीक है,
तो ये ईस्टर्न कोस्ट पे भी ट्रेड ले जाने का इनको क्रेडिट दिया जाता है, नूना द कूना को। ठीक है, इसको सैन थोमी है ना, जो कि मद्रास के पास है, आप देखोगे मद्रास के पास है सैन थोमी, तो उसको एक्वायर किया, वहाँ पे फैक्ट्री बनाया, ट्रेड यूनिट्स बनाए वहाँ पे, है ना, ईस्टर्न कोस्ट पे हम बोल रहे हैं, है ना। यहाँ ये जो आप देख रहे हो, ये जो पार्ट है यही है ना मद्रास, तो ईस्टर्न कोस्ट पे इन्होंने कोस्ट पे ट्रेड को बढ़ाया। ठीक है, ये इनका एक क्रेडिट है। फिर हुगली में इन्होंने फैक्ट्री डाला, कोलकाता के पास, है ना, कोलकाता हुगली, और दीव में गुजरात, ये था। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि इन्होंने गोवा को कैपिटल बनाया, गोवा बिकेम कैपिटल इनके काल में। कब बनाया गया गोवा को कैपिटल? 1530 में। ठीक है, और ये इनका परमानेंट कैपिटल हो गया। सबसे लास्ट में जाके ये गए यहाँ से 1963 में, है ना। आपको सबको पता है कि गोवा का क्या हाल है अभी, तो वहाँ पे आप जाएंगे अभी भी तो आपको बहुत सारे चर्चेस मिलेंगे, है ना, और जो पोर्चुगीज कम्युनिटी है वहाँ पे काफ़ी अभी भी मजबूत है। ठीक है, तो पोर्चुगीज सबसे पहले आए और सबसे लास्ट में गए, है ना। तो उनका काल आप देखोगे तो 1498 to 1963। देखिए पूरी कहानी मैं आपको समझाता हूँ कि कैप्टन हॉकिंस आए, कहाँ पे? कैप्टन हॉकिंस आए अकबर के पुत्र जहांगीर के कोर्ट में। उन्होंने उनसे परमिट ले लिया कि सूरत में हमें फैक्ट्री डालना है। ठीक है, लेकिन उस टाइम पे सूरत में जो सबसे स्ट्रांग थे, है ना, उस पार्ट में वो थे पोर्चुगीज, है ना, उनका पावर था, तो वो फैक्ट्री नहीं डालने दे रहे थे उनको, है ना। उनको परमिशन तो 1608 में ही मिल गया था सूरत में फैक्ट्री डालने का। तो फिर दोनों में हो गया कॉन्फ्लिक्ट। किसके किसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया? पोर्चुगीज और इंग्लिश के बीच में। किसके किसके बीच में? पोर्चुगीज और इंग्लिश के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया। और उन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट में एक बैटल हुआ, ठीक है, और जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ स्वाले। ठीक है, बैटल ऑफ स्वाले या स्वाली, बैटल ऑफ स्वाली। तो बैटल ऑफ स्वाली हुआ था 1612 में। ठीक है, ब्रिटिश कंपनी को फैक्ट्री नहीं डालने दे रहे थे सूरत में, उनके पास परमिट था फिर भी, तो इस कारण मतभेद स्टार्ट हो गया उनके बीच में और वॉर हुआ, ये बैटल हुआ। ठीक है, ऑब्वियसली इस बैटल में कौन जीत गए? ब्रिटिश। ठीक है, हु वॉन? दो पार्टीज थे इसमें, एक थी ब्रिटिश पार्टी, है ना, और दूसरी पार्टी थी पोर्चुगीज। दूसरी पार्टी थी पोर्चुगीज। दोनों में बैटल हुआ और जीत गए हमारे क्या? ब्रिटिशर्स यहां पे जीत गए और उन्होंने सूरत में अपना सूरत फैक्ट्री उन्होंने डाला अगले साल 1613 में। ठीक है, और वहीं से स्टार्टिंग से वो रेगुलेट करना स्टार्ट किए। उनका जो मेन सेंटर, इनिशियल मेन सेंटर था पहले, वो सूरत ही था। ठीक है, तो वहां से उन्होंने सबको रेगुलेट करना स्टार्ट किया अपने, और धीरे धीरे करके फिर वो मद्रास गए और फाइनली बंगाल में जाके वो उसको कैपिटल बना लिया, कोलकाता। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक और, इसके बाद पोर्चुगीज का बोलते हैं ना एकदम वीक हो गए थे, और इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ, कांड हुआ। वो इंपॉर्टेंट कांड था मैरिज। ठीक है, तो मैरिज किसके बीच में हुआ? चार्ल्स सेकंड। ठीक है, चार्ल्स सेकंड का मैरिज हुआ कैथरीन के साथ। ठीक है, कैथरीन थी पोर्चुगीज की प्रिंसेस। ठीक है, चार्ल्स थे हमारे ब्रिटेन के किंग। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में विवाह हुआ। इस विवाह में बॉम्बे, पोर्चुगीज ने बॉम्बे को दहेज में इन्हें सौंप दिया। अब इनका एक और इंपॉर्टेंट चीज है पोर्चुगीज के, वो है उनके कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो उनके कंट्रीब्यूशन को ध्यान में रखना है कि इनका कंट्रीब्यूशन क्या था। ठीक है, देखिए जो भी कंपनी आई, जो भी एम्पायर बने, उन्होंने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट तो किया। हम ब्रिटिश को भी देखेंगे, उन्होंने बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया है ना, बुरा मानने वाली बात नहीं है इसमें, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ दिया है, कंट्रीब्यूट किया है इंडिया को। ठीक है, नेशनलिज्म की जो भावना थी वो उन्हीं का जगाया हुआ है। ठीक है, 1857 तक कोई नेशनलिज्म की बातें नहीं करता था, अखंड भारत की बात कोई नहीं करता था। ठीक है, हम भले ही अशोका के टाइम पे करते हो, लेकिन यहां नहीं करते थे। ठीक है, देखिए तो हम पोर्चुगीज की बात करते हैं, कंट्रीब्यूशन क्या क्या था इनका। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन का सबसे पहले तो इन्होंने
क्रिश्चियन स्कूल्स डाले थे, कंट्रीब्यूशन में नहीं कहेंगे बट फिर भी स्कूल्स वगैरह इन्होंने स्टार्ट किए थे, स्कूल्स एंड कॉलेजेस। ठीक है, ये हो गया इनका कंट्रीब्यूशन पहले। दूसरा कंट्रीब्यूशन हम कहेंगे तो प्रिंटिंग प्रेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिंटिंग प्रेस इन्होंने स्टार्ट किया था सबसे पहले, ठीक है, गोवा में 1556 में प्रिंटिंग प्रेस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। शिपिंग इंडस्ट्री पहले भी शिपिंग होती थी बट इस लेवल पे नहीं होती थी। इनका जो पावर देखा गया था उसके बाद शिपिंग इंडस्ट्री यहाँ पे डाला गया, है ना, बड़े बड़े शिप्स यहाँ पे बनाना स्टार्ट हुए। ठीक है, फिर ट्रेड विद जापान, जापान के साथ ट्रेड इन्होंने स्टार्ट किया, ट्रेड विद जापान, ये इनका कंट्रीब्यूशन है। और कुछ क्रॉप्स, इंपॉर्टेंट क्रॉप्स इन्होंने भी लाए। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप्स आप सबको पता है, समोसे में क्या होता है? समोसे में होता है आलू। ठीक है, तो ये जो पोटैटो है ना, ये पोटैटो पोर्चुगीज ही इंडिया लेके आए थे। पोटैटो के साथ साथ टोमेटो भी लेके आए थे। ठीक है, लेकिन एक घटिया चीज लेके आ गए थे, वो थे टोबैको। टोबैको भी इनका ही देन है। ठीक है, टोबैको भी इनका देन है, और पाइनएप्पल भी। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि आ जाता है, कभी कभी आ जाता है ऐसे क्वेश्चन कि किनका कंट्रीब्यूशन क्या है। ठीक है, और इनके टाइम पे आप देखोगे लंबे लंबे चर्चेज ऐसे दिखाई देंगे, ऐसे ऐसे चर्चेज। इसको थोड़ा सा मैं ठीक से बना लेता हूं। आप देखोगे चर्चेज, देखोगे तो ऐसा डोर होता है, ऐसा लंबा लंबा इस तरीके का गॉथिक स्ट्रक्चर होता है ना, नोकीला नोकीला चर्चेज आप देखोगे, है ना। तो ऐसे को बोलते थे गॉथिक आर्ट। तो गॉथिक आर्ट जो है वो भी इन्हीं ने लाया था। ठीक है, तो ये थी कहानी पोर्चुगीज की। अब अगले क्लास में हम देखेंगे डचेस के बारे में। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड। गुड बाय, थैंक यू।